आप सभी को पता है कि ईयर एंड का समय चल रहा है, फाइनलाइजेशन का समय चल रहा है और सारे जो अकाउंटेंट और जो अकाउंटिंग फील्ड से जुड़े हुए जो प्रोफेशनल्स हैं सभी बिजी है फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स के केस में, अपनी बुक्स फाइनलाइज करने के लिए और कंप्लीट कंप्लायंस इस ईयर की फाइनेंशियल ईयर 24-25 की पूरी करने के लिए। तो जो आज की मेरी टॉपिक है वो है कि हमें फाइनेंशियल ईयर के एंड में किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप अपने क्लाइंट की बुक्स फाइनलाइज कर रहे हैं, तो फिर आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी से रिलेटेड सारे ईयर एंड चेक लिस्ट बताने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 45 के आसपास की चेक लिस्ट हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे और एक एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। तो कंप्लीट कंप्लायंस एंड फाइलिंग गाइड रिलेटेड टू जीएसटी आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है और बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन या बुक्स फाइनलाइजेशन के हिसाब से भी ये जो लेक्चर है वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो सी आज 28 मार्च 2025 को ये मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जैसा कि आप सभी को पता है 3-4 दिन इस फाइनेंशियल ईयर के और बचे हैं, तो सारे जो हमारे फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं सब काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती है, समझ नहीं आता है क्या करें, कैसे करें, किन से पूछें। तो ये क्लास आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत ज़रूर हेल्प करेगी। ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चेकलिस्ट जीएसटी में मुझे ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैं टर्नओवर और टैक्स लाइबिलिटी की यहाँ पर बात करूँगा। अब आप समझिए, जब आप कोई बुक्स बनाते हैं आपकी, जैसे मैंने एक कंपनी यहाँ पर ओपन कर रखी है, तो आपका रेगुलर अगर आपकी बुक्स चल रही है और अगर आप अपनी बुक्स की पीएनएल में जाते हैं और अपना ट्रेडिंग और पीएनएल देखते हैं तो आपको आपकी सेल नज़र आती है। तो जैसे मेरे केस में आप देख सकते हैं मेरी जो सेल है वो 1,14,00,000। मैंने एक डेमो पर्पस कंपनी ओपन कर रखी है, मैं आपको सब चीज़ें यहाँ पर क्लियरली बताने वाला हूँ। तो आपकी ये सेल नज़र आती है और अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने सिर्फ 2 महीने की सेल ही डाली हुई है। जब आप अपनी बुक्स में रेगुलर बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे तो आपको सारे महीने की सेल यहाँ पर नज़र आएगी। तो आपका पूरे साल भर का टर्नओवर आपको अपनी बुक्स में नज़र आएगा। साथ ही साथ में जब आप अपनी बैलेंस शीट में जाके ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएंगे तो आपको अपने जितने भी लेजर्स हैं, ठीक है, अब उन लेजर्स में जैसे ये यहाँ पर तो आपका जैसे लास्ट महीने का लाइबिलिटी या इनपुट नज़र आएगी जब, लेकिन लेजर के अंदर जब जाएंगे तो आपको पूरे इन लेजर में जो मूवमेंट हुए हैं, CGST, HGST, IGST के, कितना ड्यूटी बना, कितना लाइबिलिटी बना, कितना सेट ऑफ कर लिया, पे कर लिया, कितना बना, कितना पे कर लिया, पूरा हिस्ट्री आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो अब आपको ये जानना पड़ेगा कि बुक्स हमेशा हमारी चल रही है। अच्छा, हम बुक्स से कई बार हम अपना बुक से ही IT ये GST रिटर्न्स फाइल करते हैं। आज की तारीख में तो अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर कंपनी ने ये फैसिलिटी दी है कि हम GST रिटर्न्स या कंप्लाइंसेस डायरेक्टली कहाँ से कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर से कर लेते हैं। तो टैली में भी जैसे GSTR1 वगैरह की आप डायरेक्टली 3B वगैरह आप सॉफ्टवेयर से ही फाइल कर लेते हैं। तो एक्सचेंज बटन में आपको देखिए फाइल बटन दे रखे हैं, यहाँ पर अपलोड कर सकते हो आप GSTR1 और 3B का डेटा, और GSTR1 को तो आप डायरेक्टली यहाँ से फाइल कर सकते हो। तो बेसिकली देखिए 1 को तो हम सीधे सीधे टैली से उठा के फाइल कर लेते हैं। 3B में क्या होता है, 3B का जो डेटा आप टैली से भेजते हो GST पोर्टल पे अपलोड करते हो, तो पोर्टल पे जाके ही आपको उसको फाइल करना होता है। तो पोर्टल पे फिर एडजस्टमेंट होते हैं, हम इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट करते हैं अपनी लाइबिलिटी के साथ, कुछ अमाउंट हम चालान बना के कैश लेजर से पे करते हैं। कई बार आप कंप्लाइंस समय पे नहीं करते हैं तो आपकी लेट फीस या इंटरेस्ट बनती है, तो आप उसका भी चालान बना के क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो आपने जो काम पोर्टल पे किया है आपको ये जरूर इंश्योर करना है कि वो काम आपके बुक्स में भी होना चाहिए, और जो काम आपने बुक्स में किया है सेम काम आपका पोर्टल पे होना चाहिए। मिसमैच नहीं चल सकता है कि मेरे भैया मेरी बुक्स कहीं और चल रही है और मेरे रिटर्न्स
कहीं और जा रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता, याद रखिएगा। ये आप करते हो तो फिर आपका दोनों चीज़ें अलग-अलग जा रहा है। अब दोनों चीज़ें अलग-अलग जा रहा है तो हो सकता है आप जीएसटी में एनुअल रिटर्न फाइलिंग में आते हो सकता है आप टैक्स ऑडिट में आते हो, इनकम टैक्स में, वहाँ आप पकड़ में आ जाओगे। तो फिर वहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो बेटर इट इज़ कि आप हमेशा जब फाइनलाइजेशन करते हैं, जैसे अभी ये राइट टाइम है मार्च महीना, जब हम पूरे साल भर का जो हमने काम किया है उसको हमें एक बार ज़रूर से गो थ्रू कर देना चाहिए कंप्लीटली, सारे नियमों को, सारे कंप्लायंसेस को ध्यान में रखते हुए। और जहाँ हमने कहीं मिस्टेक की भी है अगर, तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना, जहाँ कोई भूल की है तो उसको सुधारना, जहाँ कुछ नहीं किया है तो करना, और जहाँ कुछ गलत कर दिया तो उसको सुधारना, रेक्टिफाई करना। तो बोलते हैं ना, एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। गलतियों को क्या करना, सुधारना। ये समय होता है गलतियों को सुधारने का, ये समय होता है मिस्टेक्स को रिवाइज करने का, ये समय होता है ओमिशन को रिकॉर्ड करने का। ओमिशन मतलब जो भूल गए हो उसको लिखने का, समझ रहे हैं। सो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं हम, एक एक पॉइंट पर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। देखिए, टर्नओवर टैक्स लाइबिलिटी की जहाँ तक बात करें तो हम सबको पता है कि हम GSTR 1 फाइल करते हैं किसी भी महीने में, मंथली कंप्लायंस हो या QRMP टैक्स पेयर हो तो क्वार्टरली फाइल करते हो आप GSTR 1। GSTR 3 भी फाइल करते हो आफ्टर दैट, 1 के बाद। तो मंथली भर रहे हो GSTR 1 और 3B, तो आपको ये पता है कि साल में 12 बार तो आपने GSTR 1 भरा, हर महीने की सेल आपने GSTR 1 में सबमिट की। 3B में भी आपने उसी सेल को वापस से दिखाया, 3B में भी हमें वापस से अपनी वो सेम सेल दिखानी होती है नहीं। और 3B में हम इनपुट भी क्लेम करते हैं, और 3B में जो हम इनपुट क्लेम करते हैं वो हम 2B से देखकर क्लेम करते हैं। तो हम कहाँ से उसको उठाते हैं, GSTR 2B से उठाते हैं, राइट। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट होता है 2A, याद रखिएगा। तो आपको ये चारों चीज़ें जो हैं इनकी रिकन्सिलेशन भी आपको कर देनी है बुक्स के साथ, याद रखिएगा। यानी अब जो 2B में एंट्रियाँ नज़र आ रही है, क्या वो मेरी बुक्स में है मौजूद, तो 2B का रिकन्सिलेशन होता है। जो 2A में नज़र आ रही है, क्या मेरी बुक्स में वो एंट्रियाँ मौजूद है, तो 2A का भी क्या होता है, रिकॉन्सिलिएशन होता है। जो 1 मैंने भरा है तो वो 1 मेरी बुक्स में पूरी एंट्रियां वो सेल की है या नहीं है, तो 1 का भी रिकॉन्सिलेशन होता है। तो इन तीनों का आप रिकॉन्सिलेशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो रिकॉन्सिलेशन, बहुत ही आसान है जीएसटी में रिकॉन्सिलेशन। सपोज टैली की बात करूं मैं, तो पोर्टल पर आप अगर हैं तो आप पोर्टल पे सीधे सीधे आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जाइए, याद रखिएगा। और आप जैसे यहाँ से आप पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे अगर पूरे साल भर में आपको सबका रिकनसाइल करना, जैसे अभी देखिए मैं मान लो फरवरी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फरवरी महीने में देखिए आप, मैंने GSTR 1 भी भरा हुआ है और 3B भी फाइल कर रखा है। तो जो आपने 1 भरा है और जो 3B भरा है, आप उसको क्या करिए, यहाँ से डाउनलोड करिए। तो आप देखिए 1 को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, 3B को भी डाउनलोड कर सकते हैं, 2A को भी डाउनलोड कर सकते हैं और 2B को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको डाउनलोड करना होता है उसको। तो जैसे मान लो मैंने 1 को डाउनलोड कर दिया यहाँ से, या देखिए मैं अभी आपको है ना जनवरी का बताता हूँ, फरवरी का मैं कर चुका हूँ, जनवरी का मैं आपको बताता हूँ। ये मैं जनवरी में गया और मैंने 1 भरा हुआ है, तो मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। जैसे ही मैं डाउनलोड करूँगा जनरेट जेसन फाइल, तो ये मेरा जेसन फाइल यहाँ से जनरेट हो जाता है। समय लगता है इसको, टाइम लगता है, तो अभी 20 मिनट लगता है इसको, हम इतना वेट अभी नहीं करने वाले, ठीक है। हम वापस से चलते हैं फरवरी में और मैं आपको इसका डेमो बता रहा हूँ। ये 1 और ये जनरेट, तो देखिए ये जैसे ही आप इसको जनरेट करोगे तो 20 मिनट बाद आपको कुछ इस तरीके से मैसेज आ जाता है। आप यहाँ से इसकी फ़ाइल को क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर दीजिए। ये देखिए ये डाउनलोड हो गई, ये आप देख सकते हैं डाउनलोड हो रही है, ठीक है, जेसन फाइल। तो इस तरह से आपको 1 की फ़ाइल को डाउनलोड कर देना है, 2B की फ़ाइल को डाउनलोड कर देना, 3B की फ़ाइल को, 2A की फ़ाइल को डाउनलोड कर देना। फिर आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक्स में आप जैसे DOG प्रेस करेंगे, GST रिपोर्ट्स में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप GSTR 1, 2B और 3B देखिए, 4 चीज़ों के रिकॉन्सिलेशन टैली ने आपको दे रखे हैं। तो ये 4 चीज़ें तो आप पोर्टल से ही लेके आ सकते हो डायरेक्टली। तो आपने जैसे यहाँ से सपोज़ 1 पे गए,
ये आपका जैसे GSTR1 है। अभी आप फरवरी की बात कर रहे थे तो मैं यहाँ से F2 करके फरवरी महीना सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मैं ऑलरेडी रिकनसाइल कर चुका हूँ। ये देखिए फिगर, जब आप रिकनसाइल कर लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपका जो ब्लैक कलर में जो डेटा दिखता है वो आपकी बुक्स का डेटा होता है, और जो ब्लू कलर में डेटा दिखता है वो पोर्टल से जो डेटा आया है, जो पोर्टल पे जो डेटा मौजूद है वो है। और दोनों का मिलान करना जरूरी होता है, दोनों मिलने बहुत जरूरी होता है। हमारे केस में देखिए मेरी B2B इनवॉइसेस फरवरी में कितनी है, 4 है। तो 4 का ये टोटल टैक्सेबल टर्नओवर IGST CGST SGST दिख रहा है, और टोटल टैक्स लाइबिलिटी और टोटल इनवॉइस अमाउंट दिख रहा है, सेम ब्लू कलर में दिख रहा है। अगर मिसमैच होता है ना तो फिर वो मिसमैच अलग दिखाता है यहाँ पर, और फिर वो जो मिसमैच होता है उस मिसमैच को आपको यहाँ से ढूंढना पड़ता है कि भाई वो मिसमैच किस वजह से है, और वो वजह को आपको रेक्टिफाई करना पड़ता है। सपोज सोचिए आपकी बुक्स में 5 बिल है और आपने GSTR1 जो भरा उस वो 4 बिल से भर दिया B2B में, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, आपका ब्लैक कलर का डेटा में यहाँ पर 5 वाउचर काउंटिंग आएगी, यहाँ आपका टैक्सेबल अमाउंट ज़्यादा आएगा, और यहाँ पर 4 ही आएगा नीचे ब्लू में। तो वो जो एक बिल है वो क्यों नहीं गया GSTR1 में, आपने क्यों नहीं सेल दिखाई उसकी। तो फिर आप ऑब्वियस सी बात है, जो भी आप खुद अकाउंटिंग कर रहे हो या जो रिटर्न भर रहा है आप उससे पूछोगे, सीधी सी बात है क्यों नहीं गया। तो आप उसने बोला कि सर ये मैंने ना बिल यहाँ टैली में भले 30 तारीख को चढ़ा दिया है, सॉरी 28 फरवरी को चढ़ा दिया है, लेकिन एग्जैक्टली ये जो हमने इसको GSTR1 में फरवरी में नहीं लिया है, हम उसको मार्च में लेंगे। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी टैली से भी उसकी डेट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए मेजर्स क्या लेने हैं आपको, गलती हो गई ठीक है, गलती हो गई, मेजर्स क्या लेना है, फिर आपको अपनी बुक्स में भी उसका डेट बदलना पड़ेगा और उसको मार्च में रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तभी तो मिलेगा ना आपका बुक्स और क्या पोर्टल पे जो डेटा गया है। सो रिकंसिलेशन कैसे करते हैं, ये तो मैंने हालांकि यहाँ इंपोर्ट कर रखा है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अभी देखिए आप वो डाउनलोड हो गई होगी फाइल, तो आप अपने डाउनलोड्स में जाएं और यहाँ से जैसे ये देखिए ये आपका GSTR1 है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और मैं इसको यहाँ लाके एक फ़ोल्डर बना देता हूँ GSTR1 रिको, ठीक है। और मैं इसमें लाके इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ इसको। तो जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आप देखिए जेसन फाइल आपको यहाँ पर नज़र आती है। आपको अब कुछ भी नहीं करना होता है, जब भी आपको रिकन्सिलेशन करना है आप यहाँ से क्या करिए, इंपोर्ट में जाइए, GST रिटर्न में जाइए, और यहाँ से आप जो भी देखिए 3 फाइलें आप रिकनसाइल कर सकते हो, ला सकते हो GST पोर्टल से, 1 की, 2A की और 2B की। 2A और 2B रिलेटेड टू परचेज, आपके पास परचेज चढ़ी हुई है तो फिर आप 2A और 2B को रिकनसाइल करेंगे। 1 रिलेटेड टू सेल आउटवर्ड सप्लाई, सो 1 आप यहाँ से पिक कर लेंगे। अगर आपको 1 लेना है तो फाइल पाथ आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि अभी देखिए मैंने वो फाइल कहाँ पर, डेस्कटॉप पे है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट स्पेसिफाई पाथ करूँगा, सॉरी स्पेसिफाई नहीं, फाइल वापस पीछे चलते हैं। ये देखिए ये डेस्कटॉप लिया मैंने, यहाँ से डेस्कटॉप पे ये GSTR1 रिको, ठीक है, और आप इससे सेलेक्ट करें। अब देखिए इसमें आपका डेस्कटॉप पे ये फाइल पड़ा हुआ है। अब आप देखिए ये मैं अभी बता रहा था ना कि मेरा तो ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ ब्लू कलर में, क्योंकि मैंने 24 तारीख को रिकन्सिलेशन कर दिया था फरवरी महीने का। लेकिन ये 28 तारीख को वापस से ये फाइल मैंने अभी डाउनलोड की। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा, सारी एंट्रियाँ यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगी। और इम्पोर्ट होते ही आपके सामने देखिए ये इम्पोर्ट हो रही है, और इम्पोर्ट होने के बाद इस तरह से मैसेज आ जाएगा कि 8 ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुए हैं, 8 ही इम्पोर्ट हुए हैं, कंटिन्यू करिए, और ये आपका यहाँ डेटा आ जाएगा जो ऑलरेडी मौजूद था। नहीं होगा तो ये ऐसे आ जाएगा, राइट। अब इसमें क्या कर सकते हो आप कि देखिए ये यहाँ से आप B2B सारा मैच हो रहा है, नीचे का टोटल फिगर भी मैच हो रहा है, मिसमैच हो रहा है तो कारण ढूंढिए और अपनी बुक्स में सुधारिए। रिटर्न में तो नहीं सुधार सकते ना, किसमें सुधारना पड़ेगा, बुक्स में सुधारना पड़ेगा। बुक्स में आप उसका सही मेजर लीजिए, सही स्टेप लीजिए और उसको रेक्टिफाई करिए। बुक्स चलनी चाहिए रिटर्न के अनुसार, वैसे तो रिटर्न भरे जाते हैं बुक्स के अनुसार, कभी भी ध्यान देना। आप अकाउंटेंट हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, रिटर्न हमेशा हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। जो मैंने बुक्स बनाई है, अगर मैं प्रॉपर बुक कीपिंग कर रहा हूं, अगर मेरा कुछ भी गलत नहीं हो रहा है तो रिटर्न मैं उसी के डेटा के आधार पे तो भरूंगा। तो रिटर्न और बुक्स का मैच होना तो स्वाभाविक है ही है। लेकिन अगर रिटर्न और बुक्स मैच नहीं हो रही तो बुक्स में आपको रेमेडियल एक्शन लेना पड़ेगा, रिटर्न में नहीं ले सकते, राइट। सो पहला काम ये देखिए, ऐसे आप रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। तो पहला काम जो आपको करना है
वो क्या करना है कि 1 और 3B को आप रिकंसाइल करिए अपनी बुक्स के साथ। याद रखिएगा, बुक्स में आपका GSTR 1 कैसा बन रहा है, बुक्स में आपका GSTR 3B जो बने हैं आपके मंथली अगर आप कर रहे हो या क्वार्टरली कंप्लायंस कर रहे हो, तो सेम टू सेम आपके GST पोर्टल पे जाने चाहिए। याद रखिए। ऑलराइट, तो ये सबसे पहली चीज होती है कि वी हैव टू रिकंसाइल द टर्नओवर इंक्लूडिंग डेबिट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट क्रेडिट नोट का भी बहुत महत्व है, क्योंकि जब GSTR 1 आप फाइल करते हो तो GSTR 1 में आपको डेबिट क्रेडिट नोट को भी रिपोर्ट करना होता है। तो डेबिट क्रेडिट नोट भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं टैली में सेल रिटर्न चढ़ा रहा हूं तो मेरा GSTR 1 में भी सेल रिटर्न चढ़ाना है। अगर मैं टैली में परचेज रिटर्न चढ़ा रहा हूं तो मैं जब GSTR 3B भरूंगा और वहां ITC जो क्लेम कर रहा हूं उसमें से ITC में से वो परचेज रिटर्न की जो टैक्स अमाउंट है वो लेस करूंगा, तो रिवर्स करनी पड़ेगी ना मुझे। आप लोग एक चीज समझिए, मेरी यहां पर एक बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि देखिए, आप सब जानते हो कि जब हम सेल करते हैं तो सेल से हमारी आउटवर्ड लायबिलिटी, आउटपुट लायबिलिटी, आउटवर्ड या आउटपुट लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर है। सेल से आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है। मतलब सेल अगर आप दिखा रहे हो अपने GST रिटर्न में, चाहे वो 1 है या 3B है, तो आप सीधे सीधे ये डिक्लेयर कर रहे हो कि मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या हो रही है। सेल का मतलब है कि आपने डिक्लेयर किया है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी है। अब मैंने मान लो, जैसे मैं अभी कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ, राइट, ट्रेनिंग सेंटर में, अगर मैंने किसी महीने में बोला है कि मैंने 1 करोड़ रुपए की कोर्स फीस ली है बच्चों से और 18% GST उस पर, तो मतलब मैंने ये डिक्लेयर किया है कि मेरे पास आपके 18 लाख रुपए पड़े हुए हैं। आपके किसके? गवर्नमेंट के। अगर मैंने GSTR 1 में बोला कि मैंने 1 करोड़ रुपए की सेल की है साहब, तो इसका मतलब मैंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि मेरे पास आपके 18 लाख पड़े हुए हैं। अब वो 18 लाख रुपए मुझे वापस से दोबारा GSTR 3B में भी बताना है कि मैंने 1 करोड़ की सेल की है और मेरे पास 18 लाख रुपए पड़े हैं, और फिर वो 18 लाख रुपए मुझे सरकार को चुकाने 3B में। 1 और 3B पैरेलल चलते हैं। 1 में दिखाई गई सेल 3B में भी दिखानी पड़ती है, और जो 1 में मैं 1 करोड़ बोल रहा हूं वो मेरी बुक्स में भी 1 करोड़ होना चाहिए। तो देखिए, सीधी सी बात है, बुक्स में भी 1 करोड़, GSTR 1 में भी 1 करोड़ और GSTR 3B में भी 1 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी दिखानी। इसे कहते हैं रिकंसिलेशन। अगर कहीं कुछ हेरफेर है, गड़बड़ है, तो फिर भैया आप अपनी बुक्स को रेक्टिफाई कर दीजिए। अच्छा, कुछ लोगों का यह भी सवाल आता है कि सर मेरा 1 और 3B मैच नहीं हो रहा है। तो अगर आपने, कई बार ऐसा होता है कि जैसे देखिए, बुक्स तो हमारा हाथ में कि हम बुक्स को तो रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन 1 और 3B में अगर हमारा गड़बड़ है, अभी ये भी पॉइंट मैं एक बार बताता हूं, पहले मैं यहां बता देता हूं। सेल्स रिटर्न क्या करेगी, आपकी सेल्स रिटर्न आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को क्या करेगी, रिवर्स करेगी। तो टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करता है डेबिट क्रेडिट नोट जब हम बनाते हैं सेल रिटर्न के केस में। और परचेज जो हम दिखाते हैं, तो परचेज क्या करती है हमारी बुक्स में, परचेज हमारे GSTR 2B में नजर आती है ITC के रूप में, और फिर हम 3B में ITC क्लेम करते हैं। तो परचेज से हम क्या करते हैं, ITC बढ़ाते हैं, क्रेडिट लेजर में जाके मेरी इनपुट जुड़ जाती है और वो मेरी टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ करने में क्या करता हूं मैं, यूज में लेता हूं। तो उसी तरह से परचेज रिटर्न क्या करेगा, परचेज रिटर्न आपकी ITC को रिवर्स करेगा। याद रखिएगा, क्या करेगा, ITC को रिवर्स करेगा। याद, एग्जैक्टली। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, यानी सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट इज रिलेटेड टू सेल्स रिटर्न एंड डेबिट नोट इज रिलेटेड टू परचेज रिटर्न। सो आप समझिए, क्रेडिट नोट अगर आप एक सप्लायर हैं तो ये आपकी लायबिलिटी को रिवर्स मारेगा, आपकी लायबिलिटी को कम करेगा। और डेबिट नोट अगर आप एक रेसिपिएंट है, और डेबिट नोट आपकी ITC को कम करेगा। याद रखिएगा, समझ रहे हो। तो अभी मैं जो बता रहा था कि 1 और 3B में मिसमैच है साहब, कि भैया 1 और 3B में मिसमैच हो गया मेरा। पहली बात तो कैसे हो गया सर, हो गया, कभी मत करिए ऐसा। जितना 1 में आपने सेल रिपोर्ट किया वही 3B में जाके डालिए। मिसमैच नोटिस का कारण होता है। 1 और 3B मिसमैच होगा, नोटिस आएगा साहब, DRC 01C, DRC 01B, ये आपने सुने होंगे। तो मिसमैच इन केस ऑफ 1 and 3B, रीजंस फॉर नोटिस। मिसमैच इन केस ऑफ GSTR 2B and 3B भी रीजन होता है नोटिस का। तो 1 और 3B में मैच होना जरूरी है,
और GSTR 2B और 3B का मैच होना जरूरी है, याद रखिएगा। 1 और 3B में क्या मैच होगा बताओ? 1 और 3B में आपकी सेल, आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी और आपकी आउटवर्ड सप्लाई मैच होनी चाहिए। और 2B और 3B में क्या मैच होना चाहिए? इनपुट टैक्स क्रेडिट मैच होना चाहिए। ये देख लो कि पूरे 12 महीने में आपने GSTR 2B में पूरे 12 महीने का GSTR 2B डाउनलोड कर लो, अक्यूमुलेटेड फिगर, और ये देख लो कि उसमें कितनी ITC दिख रही है। उतनी ITC आपने किस में क्लेम की होनी चाहिए? 3B में क्लेम की होनी चाहिए। नहीं क्लेम की तो बाद में क्लेम की जा सकती है। मार्च का जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा ना, मार्च का रिटर्न फाइल करूंगा, अभी मार्च देखिए ये सारे कंप्लायंस हम कब कर रहे हैं? मार्च एंड में कर रहे हैं, तो मार्च के रिटर्न तो अभी बाकी है ना। मार्च का GSTR 1 भी बाकी है और मार्च का GSTR 3 भी बाकी है। तो कुछ गलती भी हुई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो उन रिटर्न्स में। तो अगर आपका पूरे 12 महीने का 2B 3B मैच नहीं हो रहा, ITC आपने मान लो 2B में आपकी ज़्यादा दिख रही है, 3B में कम दिख रही है, तो आप 3B में वो बची हुई ITC ले सकते हो। मार्च का रिटर्न जब भरोगे अप्रैल में GSTR 3B तो क्लेम कर लीजिए आप। नियम क्या कहता है? ITC हम कब तक ले सकते हैं? नवंबर, अगले जो फाइनेंशियल ईयर है उसके नवंबर में भरे जाने वाले रिटर्न तक क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आप मार्च में क्लेम कर लो, इतना लंबा क्यों जाते? और अगर आपने यहाँ पर 3B में ज़्यादा ले ली और 2B में कम आ रही है, मान लो GSTR 2B बता रहा आपकी 2 करोड़ रुपए की ITC, और GSTR 3B की जब आपने 12 महीने की टोटल की तो वहां दिखा रहा है 2.20 करोड़ रुपए की ITC, मतलब आपने 20 लाख रुपए की ज़्यादा ITC ले ली। क्यों ली भैया? जब 2B अलाउड नहीं कर रहा था आपने क्यों क्लेम कर ली? तो ऐसे केस में आपको 20 लाख रुपए की ITC को क्या करना पड़ेगा? इस मार्च वाले रिटर्न में रिवर्स करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? रिवर्सल। तो ये सब मेजर्स हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1 और 3B का मैच होना भी जरूरी है और 2B और 3B का मैच होना भी जरूरी है। और ये मैच हो गए हैं तो इसको बुक्स के साथ रिकंसाइल जरूर कर लें ताकि आपको पता रहे कि आपसे कोई गड़बड़ ना हो रही है। दूसरी चीज, अगर आप कोई भी चीज GSTR 1 में या 3B में दिखाना भूल गए हैं, याद रखिएगा, या तो भूल गए हैं या आपसे कोई गलती हो गई है। देखिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि भाई कोई गलती नहीं हो सकती, इंसान है, हो सकती है, लेकिन गलती को सुधारा भी जा सकता है। अच्छा, कुछ गलतियां आप इजी वे में सुधार सकते हो, कुछ गलतियों में आपको फिर पेनल्टी चुकानी पड़ती है, लेट फीस चुकानी पड़ती है, इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है या पेनल्टी चुकानी पड़ती है। तो गलतियां हो सकती है, ज्यादा ट्राई ये करें कि उन मिस्टेक्स को आप समय पे सुधार लें, ज्यादा बेटर है। तो अगर मैं कुछ भूल गया हूं या मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है तो 1 और 3B में मैं मार्च महीने का जो रिटर्न लगने वाला है, कब लगेगा? मार्च का 1। आप अभी ध्यान दीजिए, GSTR 1 कब लगने वाला? मार्च का 11 अप्रैल से पहले पहले, 11 अप्रैल से पहले पहले आपको फाइल करना है, राइट। और मार्च का GSTR 3B कब लगने वाला है? 20 अप्रैल को। तो ये जो रिटर्न है आप अपनी उन मिस्टेक्स को और उन ओमिशन को इन रिटर्न में सुधार लीजिए। समझ रहे हैं? तो आप उसको सुधार सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। ई-वे बिल और ई इनवॉइसेस के जो डेटा है उनको भी अपनी बुक्स के साथ रिकंसाइल कर लीजिए। अच्छा बताइए, ई-वे बिल का संबंध और ई इनवॉइस का संबंध कौन से डेटा से होता है? ई-वे बिल का और ई इनवॉइस का संबंध कौन से डेटा से होता है? सेल से। ई-वे बिल भी सेल के लिए बनता है और ई इनवॉइस भी सेल के लिए बनता है। तो आप ये देख लीजिए कि आपने जितने भी ई-वे बिल बनाए पूरे साल भर में, वो एंट्री आपके सेल रजिस्टर में वो सेल नजर आ रही है कि नहीं आ रही। साथ ही साथ में आप ये भी देख लीजिए कि आपने जितने भी ई इनवॉइसेस बनाए, ई इनवॉइस कौन बनाता है? 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर जिसका है वो B2B और एक्सपोर्ट इनवॉइस में ई इनवॉइस बनाता है। तो अगर आप ई इनवॉइस के कंप्लायंसेस में आते हैं और आपके ऊपर मैंडेटरी इनवॉइसिंग जरूरी है और आप B2B सप्लाई जितने भी की है, आप ये भी देख लीजिए कि सारे के सारे ई इनवॉइस के ट्रांजैक्शन आपने अपने सेल रजिस्टर में वो बिल चढ़ा रखे हैं या नहीं चढ़ा रखे हैं, उनको मैच कर लीजिए, रिकंसाइल कर लीजिए। अच्छा, ई-वे बिल के केस में एक चीज और बताता हूं। ई-वे बिल में ई-वे बिल सप्लाई के लिए तो बनता ही है, कई बार अदर देन सप्लाई के लिए भी हम ई-वे बिल बनाते हैं। जैसे कोई और मूवमेंट कर रहे हैं हम, वहां पर हमने चालान बना के ई-वे बिल बना दिया, वो सेल नहीं थी, किसी और रीजन से हमने चालान बनाया और ई-वे बिल बना दिया। तो आप ये भी जरूर चेक कर लीजिए कि वो चालान की एंट्री आपकी बुक्स में है कि नहीं है। आउट गोइंग के लिए जो चालान बनाया गया उसकी एंट्री भी है कि नहीं है, और इनकमिंग के लिए जो चालान बनाया गया उसकी एंट्री भी है कि नहीं है।
जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मान लो मैं अपने गुड्स को किसी एग्जीबिशन के लिए लेके गया, तो मैंने चालान बनाया, मैं बेचा तो नहीं है ना, खाली लेके जा रहा हूं, तो मैंने चालान बनाया और गुड्स का मूवमेंट कर दिया, तो उस केस में मैंने ई वे बिल बना दिया। तो भैया मेरी बुक्स में फिर मैं डिलीवरी चालान में एंट्री करूं ना उसकी, कि माल गया है, तो चालान मेरी बुक्स में भी होना चाहिए, तो चालान की एंट्री पास करनी पड़ेगी। टैली के दृष्टिकोण से बताता हूं, अगर आप टैली यूजर हैं तो डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट दो ऐसे वाउचर होता है जिनमें हम चालान की एंट्रियां पास करते हैं। डिलीवरी नोट में हम सेल्स चालान चढ़ाते हैं और रिसिप्ट नोट में हम परचेज चालान चढ़ाते हैं। तो अगर कोई आउट गोइंग के लिए चालान बनाया तो डिलीवरी नोट में चढ़ा दो, अगर कोई इनकमिंग के लिए चालान बनाया तो रिसिप्ट नोट में चढ़ा दो, लेकिन एंट्री होनी चाहिए क्योंकि आपने उसके लिए ई वे बिल बनाया है। समझ रहे? कई बार जॉब वर्क के लिए गुड्स भेजा, चालान पे भेजा। अब जॉब वर्क पे भेजने का मतलब सेल करना नहीं होता है, गुड्स को प्रोसेस करना होता है। तो आप जॉब वर्कर को भेज रहे हो तो चालान बनाओ, डिलीवरी नोट बनाओ, और जब जॉब वर्क से वापस आ रहा है माल तो रिसिप्ट नोट बनाओ। माल जाना भी चाहिए आपकी बुक से और माल आना भी चाहिए आपकी बुक से, याद रखिएगा। तो इन चीजों को जरूर रिकंसाइल करें आप अपनी बुक्स के साथ, ई वे बिल और ई इनवॉइसेस के डेटाबेस को। ऑलराइट, सेल रजिस्टर से आप इनको मैच कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी जो अदर इनकम आपने रिपोर्ट की हुई है उनको जरूर चेक करें। कई बार क्या होता है कि हमने कोई एसेट बेच ली। अब आप समझिएगा, आप मान लो आपके पास कोई फर्नीचर था, आप चाह रहे थे कि यार ये फर्नीचर बेचूं, अब काफी पुराना हो गया, नया लेके आऊं। फर्नीचर आपकी बुक्स में 50,000 से दिख रहा था, आपको कोई पार्टी मिली और आपने उस फर्नीचर को चिपका दिया 60,000 रुपए में, मतलब बेच दिया, और आपकी अकाउंट में कितना पैसा आ गया? 60,000 आ गया। अब आप ये समझिएगा कि अब आपने अपनी फिक्स्ड एसेट्स बेच दी और आपने उसको बुक्स में ही नहीं लिखा। आपको कोई मिसलिनियस रिसिप्ट हुई है, आपने कोई रद्दी बेची, आपने कोई भंगार बेचा, आपको वो पैसा एक नंबर में सामने वाले ने गूगल पे कर दिया और आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। वो ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करने जरूरी है क्योंकि वो इनकम के ट्रांजेक्शन है। खर्चा भूल जाओगे, कोई नहीं बोलेगा कि खर्चा भूल गए, इनकम भूल गए तो बोलेगा, याद रखिएगा। तो ऐसे केस में, इन केस ऑफ एनी fixed asset sale, in case of any investment sale, in case of any miscellaneous receipt, in case of any capital receipt, you have to report in your books। आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना जरूरी है, याद रखिएगा। अब इसकी एंट्री आप जब पास करने वाले करोगे ना 60,000 की एंट्री, तो आप अपनी फर्नीचर की कीमत तो 50,000 ही है, 10,000 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, आपको दिखाना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट है, याद रखिएगा। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। एक और बात बताता हूं, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उस केस में आपको एडवांसेस जो भी मिलता है उस पर भी टैक्स देना पड़ता है, याद रखिएगा। सर्विसेज के केस में अगर मैंने किसी सर्विस के बदले में एडवांस लिया किसी से, एडवांस पे भी मुझे टैक्स देना पड़ेगा अगर उसी महीने, सेम महीने में मैंने या तो उस सर्विस के अगेंस्ट में बिल नहीं बनाया या मैंने सर्विस नहीं दी, सिर्फ मुझे एडवांस मिला है, तो मेरे को उस केस में भी क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो उस केस में भी आप याद रखिएगा, आपको उस एडवांस रिसीव की एडवांस रिसिप्ट में एंट्री चढ़ानी पड़ेगी। याद रखिएगा, जब आप सर्विस प्रोवाइडर हो आप एडवांस रिसिप्ट की एंट्रियां चढ़ाएं और उस पर जो लाइबिलिटी है वो अपने जीएसटीआर 1 में भी डिक्लेयर करें और 3B में उसका पेमेंट करें, याद रखिएगा। बहुत लोगों को शायद ये नहीं पता है कि एडवांस पे भी कोई टैक्स लगता है। अब जैसे मेरी बात करूं, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मेरी नॉर्मली सर्विस 18% है। तो अगर आपको पता है कि आपने जो एडवांस लिया वो कौन सी सप्लाई के अगेंस्ट में लिया है, अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि यार आपने एडवांस 12% वाली सप्लाई के अगेंस्ट में लिया है, 5% वाली सप्लाई के अगेंस्ट में लिया है, तो आपको उसी रेट से टैक्स देना है। लेकिन जब आपको कुछ नहीं पता है कि आपने कौन सी सप्लाई के अगेंस्ट में एडवांस लिया है, तो फिर जनरल जो रेट रहने वाली वो 18% रहने वाली। सर्विसेज के केस में एडवांस जो मिलता है उसमें बाय डिफॉल्ट रेट कितनी है? 18%। आपको 18% के हिसाब से टैक्स देना है सरकार। 1 में भी रिपोर्ट करना है एडवांस को और फिर 3B में उसका पेमेंट आपको जीएसटी में करना पड़ेगा। और जब अगले महीने उस एडवांस के अगेंस्ट में सप्लाई हो जाती है और बिल बना लेते हो आप, तो फिर आपको बिल तो आप, जैसे मैंने मान लो, देखिए आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं समझाता हूं इसको। सपोज मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, कॉन्ट्रैक्टर अपनी सर्विस ही देता है, राइट। मान लो अरुण शर्मा एक कॉन्ट्रैक्टर है और अरुण शर्मा ने किसी मान लो यहां पर ईश्वर को कोई सर्विस देने का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। और यहां पर इनके बीच में तय हुआ 5 लाख रुपए सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है।
अरुण ने ईश्वर को बोला है कि ये सर्विस तो मैं 5 अप्रैल से शुरू करूंगा, इसका काम 5 अप्रैल से शुरू होगा 2025 से, लेकिन इस 5 लाख के अगेंस्ट में 20% मुझे एडवांस चाहिए। तो ईश्वर ने अरुण को कितना दे दिया? 1 लाख रुपए दे दिया। अब याद रखिएगा, अरुण को इस 1 लाख रुपए की एडवांस रिसिप्ट में एंट्री चढ़ानी है, इसे एडवांस रिसिप्ट बताना है। इस 1 लाख पे अरुण को 18% यानी 18,000 रुपये क्या देना है? जीएसटी देना है। तो अरुण क्या करेगा, मार्च महीने में, ये सारा मामला अभी मान लो 28 मार्च 2025 को एडवांस मिला है, तो मैं मार्च महीने का जो जीएसटी रिटर्न जाने वाला मेरा 1 और 3B का, उसमें मैं इस 1 लाख रुपए को दिखाऊंगा और 18,000 रुपये मैं 3B में चुकाऊंगा भी गवर्नमेंट। फिर क्या होगा, अप्रैल में मैंने काम करना शुरू किया और 8-10 दिन में मेरा काम खत्म हो गया, और फिर रेस्ट ऑफ द अमाउंट 4 लाख रुपए मुझे ईश्वर ने दिए अप्रैल में, और मैंने ईश्वर को 5 लाख रुपए का इनवॉइस बना के भेज दिया। अब आप समझिएगा, जो अप्रैल का रिटर्न जाएगा कौन से महीने में? मई में। तब मैं मई महीने में क्या करूंगा, जीएसटीआर 1 में उस 5 लाख रुपए के बिल को चढ़ाऊंगा। याद रखिएगा, कौन से बिल को? जो मैंने ईश्वर को दिया। 5 लाख से हिसाब से मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन 5 में से 1 लाख रुपए का टैक्स तो मैं पहले ही दे चुका हूं, तो मैं B2B या B2C इनवॉइस में 5 लाख रुपए की सेल बता दूंगा, और फिर वहां पर जीएसटीआर 1 में एक टेबल होगी, एडजस्टमेंट अगेंस्ट एडवांस, उसमें जाके मैं उस एडवांस को वापस दिखा दूंगा कि ये 1 लाख रुपए मेरा एडजस्ट करो। जैसे मैं वहां 1 लाख डालूंगा, उसका जो टैक्स है वहां माइनस हो जाएगा। तो 5 लाख पर मैंने टैक्स बता दिया और 1 लाख का टैक्स क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और मैं रिटर्न फाइल कर दूंगा। तो ये प्रोसेस होता है सर्विस के केस में, गुड्स के केस में नहीं होता है, याद रखिए। कौन से केस में होता है? सर्विस के केस में होता है। ऑलराइट, सो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, राइट। आई थिंक इसके आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो सीरीज होने वाली है। आपको प्रैक्टिकल बैलेंस शीट कंप्लायंस, फाइनलाइजेशन के कंप्लायंसेस सीखने हैं। कॉमर्स हब की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दी हुई है, और आप वहाँ से ये कोर्स परचेज करके इसके आगे के पार्ट को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में आपको ऑडिट की, टैक्स ऑडिट की कोर्स भी अवेलेबल है, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के कोर्स भी अवेलेबल है, जीएसटी के प्रॉपर कंप्लायंसेस के कोर्स अवेलेबल है, टीडीएस टीसीएस कंप्लायंसेस के कोर्स अवेलेबल है, एज वेल एज आपको इनकम टैक्स कंप्लायंस के कोर्स मिल जाएंगे। मतलब सारे सॉफ्टवेयर के कोर्सेज मिल जाएंगे, टैली, बीजी, मार्ग, एसएपी, फीको, जोहो बुक, क्विक बुक, सारी चीज़ें आपको कॉमर्स हब की प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। इनके अलावा भी बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, एंड लॉट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज भी आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। ज्वाइन करिए कॉमर्स हब, और कोई भी क्वेरी अगर आप ज्वाइन करने के बाद पूछते हैं तो आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी।